हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको न्यूटन्स लॉ बताए थे कि न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले हमने आपको जड़त्व बताया था। तो जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व पदार्थ की वह अवस्था होती है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। ठीक है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम का जड़त्व या स्थिति का जड़त्व। ठीक है। इसके बाद हमने आपसे यह बताया था कि जड़त्व हमारा द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। ओके। इसके बाद न्यूटन्स के जो नियम थे तो वो 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और न्यूटन साहब ने अपने किताब जिसका नाम था प्रिंसिपिया, उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपिया में जितने भी नियम थे उन्होंने उसमें लिखे थे। ठीक है। और इसके बाद न्यूटन्स का पहला नियम हमने आपको क्या बताया था? यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु स्थिर की अवस्था में रहना चाहती है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। ठीक है। जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये बताया था आपको कि न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिली थी। न्यूटन के पहले नियम से हमको बल की परिभाषा मिली थी और कुछ हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे न्यूटन के पहले नियम से, जैसे कि दरी को पीटने पर उसके कण क्या होते हैं? बाहर टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने आपसे एक एग्जाम्पल यही बताया था कि यदि कभी पेड़ों को हिलाने पर उसके फूल क्या होते हैं? टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद न्यूटन्स का दूसरा नियम हमने आपसे यह बताया था कि अगर किसी पिंड पर हम लोग बल लगाते हैं तो उस पिंड में संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। हम अगर किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो बल उस पिंड पर संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और हमको न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma का सूत्र मिला था। इसके बाद न्यूटन का तीसरा हमने आपको नियम बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको सबको पता होगा, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रॉकेट का उड़ना, इसलिए जिसमें क्रिया हो, क्रिया करे और उसको जस्ट तुरंत हमको प्रतिक्रिया मिले उसकी। ठीक है। तो वो क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम होता है। जैसे कि रॉकेट का उड़ना क्या है? जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, जब रॉकेट उड़ता है तो उसके नीचे क्या होता है? एक आग जलती है नीचे की ओर। ठीक है। तो क्या होती है? प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है। जब प्रतिक्रिया बल नीचे की ओर लगता है तो इसी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ पाती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से हमको बल की प्रकृति का ज्ञान हुआ था। ठीक है। तो ये क्या हो गए? सारे न्यूटन के नियम हो गए। अब आइए समझते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? ठीक है। तो बल होता है दो प्रकार का। बल होता है दो प्रकार का। बल होता है दो प्रकार का। एक होता है संतुलित बल, एक होता है संतुलित बल, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है। अब ये संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल ये होता है अगर कोई पिंड है, मान लीजिए। ठीक है। ये क्या है? कोई पिंड है। अब 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है। ठीक है। तो जो संतुलित बल होता है, संतुलित बल क्या होता है कि अगर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा है कि वस्तु जिस जगह पे होती उसी जगह पे होती है, ना तो गति होती है, गति नहीं होती है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन जरूर हो जाता है। ठीक है। कब होता है अवस्था में परिवर्तन? अगर हम ज्यादा बल लगा देंगे। मान लीजिए कि यदि कोई प्लास्टिक का डिब्बा है। ठीक है। ये कोई प्लास्टिक का डिब्बा है और यहाँ पर क्या है? हम 100 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं और 100 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं। गति तो नहीं होगी, लेकिन डिब्बा क्या है? टूट के अलग अलग हो जाएगा, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें गति नहीं होती है, गति नहीं होती है, गति नहीं होती है, लेकिन ज्यादा बल लगाने पर इसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये क्या है? संतुलित बल है। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं संतुलित बल। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है? जो
विपरीत दिशा में बल लगता है। जैसे एक इधर को बल लगा और इधर को बल लगा, 10 न्यूटन का बल इधर लगा और 10 न्यूटन का बल इधर लगा, तो क्या होता है कि वस्तु जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगी, वो क्या होता है उसमें गति नहीं होती। लेकिन अगर ज्यादा बल लगा दो, 100 न्यूटन का बल इधर लगा दो और 100 न्यूटन का बल इधर लगा दो, तो क्या होता है अगर ये प्लास्टिक का डिब्बा तो टूट के अलग अलग यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद समझते हैं असंतुलित बल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं असंतुलित बल क्या होता है। तो असंतुलित बल होता है वह बल होता है जो असमान तथा विपरीत दिशा में होता है। तथा ये देखिए, जैसे इसमें कोई मान लीजिए पिंड है, मान लीजिए क्या है पिंड है। अब इसमें क्या है, अगर इस तरफ 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर 40 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, इधर अगर 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर 40 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर इधर क्या है कम न्यूटन का बल लग रहा है, इधर ज्यादा न्यूटन का बल लग रहा है। अगर मान लीजिए ये क्या है मार्कर है, ठीक है, ये क्या है मार्कर है, मार्कर में हम लोग इधर की ओर क्या 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर 40 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो जिस ओर ज्यादा बल लगेगी वो वस्तु उधर की ओर ही खिंचा जाएगी। ठीक है, तो उसी वजह से उसी तरह इसमें भी होता है कि इधर 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर 40 न्यूटन का बल लगेगा। तो इसमें जब 40 न्यूटन का बल लगेगा तो क्या होता है कि ऐसे वस्तु में अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे बल में अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन गति होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया संतुलित बल और ये क्या हो गया असंतुलित बल। ठीक है, जैसे कि हम जमीन पर खड़े हैं, क्या है हम जमीन पर खड़े हैं, तो जमीन जिस न्यूटन से बल हम कब तक नहीं चल पाएंगे, जब तक कि जितना बल जमीन हमारे ऊपर लगा रही है उतना बल हम भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जब तक ये बल हमारा सेम रहेगा तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। बढ़ कब पाएंगे, जब जितना जैसे जमीन हमारे ऊपर 10 न्यूटन का बल लगा रही है, अगर हम 15 न्यूटन के भी बल लगाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब तक कोई वस्तु स्थिर बल लगाने के बाद भी स्थिर अवस्था में है, उसी जगह पर है, अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन गति ना करे, तो वो क्या होता है संतुलित होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई संतुलित और असंतुलित की, समझ में आया। अब इसके बाद आइए समझते हैं घर्षण को, कि घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन। आइए समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। घर्षण बल का मतलब ये होता है जो वस्तु जितनी खुरदरी होगी उसमें उतना ही ज्यादा घर्षण बल लगेगा। ठीक है, हम लोग घर्षण बल की वजह से ही चल पाते हैं, या गाड़ी मोटर पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं वो जो चल पाती हैं वो सिर्फ घर्षण बल की वजह से ही चल पाती हैं। और जहां पे घर्षण बल काम नहीं करता है वहां पे हम लोग क्या होता है फिसल जाते हैं। ठीक है, जहां पे कभी कभी क्या होता है बारिश में बाइक भी फिसलने लगती है तो क्या होता है वहां पे घर्षण बल नहीं होता है, इसी वजह से गाड़ियां क्या होती फिसलती हैं, हम लोग भी फिसलते हैं, तो वहां पे क्या होता है घर्षण बल काम नहीं करता है। जो वस्तु जितनी खुरदुरी होगी वो क्या होगा उतना ही उसमें घर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं घर्षण बल एक प्रकार का बल है, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे घर्षण ठीक है, ये क्या है घर्षण बल। जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए क्या है पिंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो विपरीत दिशाओं में काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है इधर गति हो रही है, क्या है इधर की ओर गति हो रही है। अब ये गति कब करेगी, जब यहाँ पे क्या होगा घर्षण बल होगा, यहाँ पे क्या होगा घर्षण बल जब होगा तभी ये क्या होगी आगे की ओर गति करेगी। या यहाँ पे पिंड की जगह मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जब यहाँ पे घर्षण बल होगा तभी वो व्यक्ति इधर की ओर गति करेगी। तो घर्षण बल किधर की विपरीत, जिस ओर व्यक्ति गति करेगा उसके विपरीत दिशा में क्या होता है घर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है घर्षण बल। अब इसके बाद समझते हैं घर्षण बल जो होता है क्षयकारी या क्षीण बल इसे कहते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल भी इसे कहते हैं। ठीक है, और घर्षण बल को हम लोग कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं।
घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक का मतलब क्या हो गया? आप ग्रेफाइट हो गया, मोबिल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक, और ग्रीस हो गया। इसको हम लोग किस प्रकार का प्रयोग करते हैं इनका? तो इनको हम लोग घर्षण बल कम करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद समझते हैं घर्षण बल स्नेहक कितने प्रकार का होता है। स्नेहक कितने प्रकार का होता है समझते हैं। स्नेहक कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो स्नेहक 3 प्रकार का होता है। स्नेहक 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस द्रव गैस नहीं होता, स्नेहक कभी गैस नहीं होता है, अर्ध ठोस होता है। क्या होता है? अर्ध ठोस, ठीक है। अब समझते हैं कि ठोस में क्या आता है। तो ठोस में आपका आता है स्नेहक ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। ठोस में आता है ग्रेफाइट और द्रव में आता है जैसे तेल हो गया, मोबिल हो गया और इसके बाद अर्ध ठोस में क्या आता है? अर्ध ठोस में आता है जैसे ग्रीस। क्या है? ग्रीस है। तो स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस होता है। ठोस में क्या आता है? ग्रेफाइट हो गया। द्रव में क्या हो गया? जैसे तेल हो गया, मोबिल हो गया। और अर्ध ठोस में क्या आता है? जैसे ग्रीस हो गया। तो हम लोग घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, मोबिल हो गया, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। पूछता है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का स्नेहक है। तो ग्रीस जो होता है वो, ग्रेफाइट जो होता है ठोस होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था का स्नेहक है, ठीक है। अब आइए इसके बाद समझते हैं इसके आगे कि ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है? तो ग्रेफाइट हमारा पाया जाता है पेंसिल पर। ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है? पेंसिल पर। ग्रेफाइट हमारा कहां पर पाया जाता है? पेंसिल पर, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि हमारा जो घर्षण बल है किस प्रकार की जगहों पर काम करता है, यानी घर्षण बल हमारा किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है यानी कि कैसी अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि हम यहां पे समझते हैं घर्षण बल जो होता है, आप कभी कभी पूछता है आपसे घर्षण बल होता है ये क्या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या उस क्षेत्रफल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे जो वस्तु या कोई भी अवस्था हो, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो, ठीक है, या कैसी व्यवस्था, अगर वो खुरदुरी है तो उसमें क्या होगा? घर्षण बल काम करबे करेगा, ठीक है। तो हमने आपसे ये बताया कि कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए ये क्या है, इतना बड़ा मान लीजिए क्या है, खेत है, ठीक है, और एक इतना बड़ा खेत है, एक ये खेत है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें प्लास्टर बिल्कुल चिकना, यानी मान लीजिए बर्फ जमी हुई है, मान लीजिए तालाब है, ठीक है, ये क्या है? तालाब है, तालाब, और इसमें क्या है? बर्फ जमी हुई है। और ये क्या है? मान लीजिए खेत है। क्या है? ये खेत है। तो घर्षण बल, अगर यहाँ पे क्या है? बर्फ है, तो हमने क्या कहा था कि घर्षण बल क्या होता है बर्फ में क्या है? बर्फ चिकनी है। बर्फ क्या होती है? चिकनी होती है। और इसमें क्या होता है? चिकनी होगी तो घर्षण बल वहां पे काम नहीं करेगा। घर्षण बल वहां पे नहीं काम करेगा। जो वस्तु जितनी खुरदुरी होगी उसमें ज्यादा ही उतना ही घर्षण बल काम करेगा। तो ये क्या, इसमें बर्फ है और यहाँ पे घर्षण बल काम नहीं करेगा। घर्षण बल यहाँ पे काम नहीं करेगा। और ये क्या है? खेत क्या है? खुरदुरा है, तो यहाँ पे घर्षण बल लगेगा, ठीक है। यानी ये क्या है? बर्फ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? खेत हो गया। तो क्या होता है कि खेत सतह की प्रकृति पर या सतह के क्षेत्रफल पर, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल उतना ये भी है और क्षेत्रफल उतना ये भी है, तो घर्षण बल जितना यहाँ पे लगना चाहिए उतना यहाँ भी लगना चाहिए, जितना यहाँ पे लग रहा है उतना यहाँ पर नहीं लग रहा है, यानी एक जगह लग रहा है और एक जगह नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब कि जो घर्षण बल हमारा होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल जो हमारा होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखते हैं बात प्रकृति की होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी? चिकनी है, और इसकी प्रकृति कैसी है?
खुरदुरी है, तो जो खुरदुरी होगी वहां पे घर्षण बल अधिक कार्य करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि घर्षण बल हमारा जो होता है तो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, चिकनी है, क्योंकि यह बर्फ है, और इसकी प्रकृति कैसी है, खुरदुरी है, तो ये क्या है, इसमें जो खुरदुरी है वहां पे घर्षण बल काम करेगा और जो चिकनी है वहां पे घर्षण बल काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ये लोग ये समझे कि घर्षण बल का मान हमारा वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल का मान हमारा वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए इसके बाद समझते हैं कि घर्षण बल से हमारे लाभ और हानि क्या होता है। घर्षण बल से हमारा लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है, तो घर्षण बल से आप इतना समझना है आपको कि घर्षण बल का मतलब, हानि का मतलब होता है कि जहां जैसे बर्फ पे हम लोग नहीं चल पाएंगे, क्या है, बर्फ पर हम लोग नहीं चल पाएंगे, तो क्या है, वो हानि है। क्या है, घर्षण बल के लाभ और हानि। घर्षण बल के लाभ, ये हो गया लाभ, हो गया ये हो गया लाभ, और ये हो गया हानि। ये क्या हो गया, हानि। जैसे कि हम लोग का क्या है, खुरदुरे जगह पर चल पाना, ये क्या है, ये लाभ हो गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि चिकनी सतह पे न चल पाना, चिकनी सतह पर ना चल पाना। अब देखिए क्या होता है कि मशीनों के क्या होता है, घर्षण बल कम होने की वजह से ही, क्या घर्षण बल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मशीनों क्या होते हैं, पुर्जे टूट फूट जाते हैं। मशीनों के पुर्जे क्या होते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो ये क्या है, मशीनों के जो पुर्जे टूट जाते हैं, तो ये क्या होता है, मशीनों के जो पुर्जे टूट जाते हैं वो क्या है, वो हमारा हानि है, घर्षण बल का हानि है। ठीक है, तो आप बस केवल एक लाइन का बात आप याद रखिए, जिस चीज से हमको हानि हो वो क्या हो जाएगा, जहां पे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं वो हमारी हानि हो जाएगी, और जहां पे हम लोग चल पा रहे हैं वो हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद समझते हैं घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के प्रकार समझते हैं, घर्षण बल के प्रकार को समझते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, तो घर्षण बल होता है, एक होता है घर्षण बल, एक होता है स्थैतिक, 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 एक होता है, दूसरा होता है सीमांत, दूसरा होता है सीमांत, और तीसरा होता है गतिज, तीसरा होता है गतिज या सर्पी घर्षण, और चौथा होता है लोटनिक घर्षण, चौथा होता है लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, ये क्या, स्थैतिक घर्षण बल हो गया, स्थैतिक घर्षण बल हो गया, और सीमांत घर्षण बल हो गए, सीमांत घर्षण बल, और ये क्या हो गया, सर्पी घर्षण बल। अब ये स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल वह बल होता है जो वस्तु स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, स्थिर अवस्था का मतलब जैसे यहाँ पे कोई पिंड रखा है, ठीक है, ये पिंड यहाँ पे रखा है, तो ये पिंड क्या होगा, स्थैतिक घर्षण बल इसमें लग रहा है, क्योंकि ये क्या है कि एक जगह पर है, क्या है, एक जगह पर रखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण बल। इसके बाद हम लोग समझते हैं सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं, तो सीमांत घर्षण बल उसे कहते हैं जब किसी आनत तल पर कोई पिंड सरकने या सरकाने को होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं गतिज या सर्पी घर्षण बल। तो क्या इसमें क्या होता है, कोई पिंड जैसे जब कोई पिंड यहाँ पे रखा है, ये पिंड क्या है, यहाँ पे सरक रहा हो, क्या हो, सरक रहा हो, यहाँ पे क्या हो, सरक रहा हो, तो क्या हो जाए, गतिज या सर्पी घर्षण बल।
अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि लोटनिक घर्षण बल किसे कहते हैं। तो लोटनिक घर्षण बल ये होता है, कोई पिंड है या कोई गोला है किसी आनत तल पर लुढ़क रहा हो, क्या हो, लुढ़कते हुए ऐसे जा रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल। क्या कहेंगे उसे हम लोग, लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, लोटनिक घर्षण बल। इसके बाद समझते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या स्थैतिक बल हो गया, सर्पी घर्षण या लोटनिक घर्षण बल। तो इसमें देखते हैं कौन सा बल सबसे ज्यादा अधिक काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बल काम करता है स्थैतिक, सबसे ज्यादा अधिक बल काम करता है स्थैतिक। इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा बल काम करता है गतिज, उससे कम काम करता है गतिज, उससे कम काम करता है गतिज या सर्पी, गतिज या सर्पी घर्षण। फिर उससे कम काम करता है लोटनिक। क्या काम करता है, लोटनिक घर्षण बल। यानी कि सबसे, अब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सबसे ज्यादा काम करता है, तो सबसे ज्यादा हमारा स्थैतिक घर्षण बल काम करता है, फिर उससे कम हमारा गतिज सर्पी घर्षण बल काम करता है, फिर सबसे कम हमारा लोटनिक घर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, घर्षण बल के पार्ट हो गए। अब इसके बाद आइए समझते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि घर्षण। ठीक है, घर्षण क्या है, घर्षण गुणांक समझते हैं। क्या समझते हैं, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। कहाँ से, म्यू से। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि घर्षण गुणांक जो होता है, ठीक है, घर्षण, यहां पे क्या है, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, एक पिंड रखा है। ठीक है, इसमें कोई पिंड रखा है, ठीक, इसके बीच घर्षण बल काम कर रहा है ऐसे। अब जो घर्षण बल हमारा होता है इस पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, mg। क्या होता है, mg। ठीक है, और इसमें कोई बल काम कर रहा है। ठीक है, F। यानी घर्षण गुणांक ये होता है किसी भी पिंड पर, क्या होता है, किसी भी पिंड पर घर्षण बल का मान ये होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के यानी F प्रोपोर्शनल R ये होता है। अभिलंब जो होता है ये क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के घर्षण गुणांक का मान यहां पे हम लोग लिख देते हैं, घर्षण गुणांक का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ठीक, ये क्या है, घर्षण गुणांक की परिभाषा है। घर्षण गुणांक की परिभाषा है कि घर्षण गुणांक का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो F बराबर म्यू लग जाएगा, म्यू R हो जाएगा। ठीक है, जब म्यू यहाँ पे बचेगा तो म्यू बचेगा यहाँ पे, तो जब म्यू यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बाई R। क्या हो जाएगा, F बाई R। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं म्यू बराबर क्या इधर आया, F बाई R आया। म्यू बराबर F बाई R आया। जब F बाई क्या है, ये फोर्स है, ये भी एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, तो इनका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है, इसका भी और इसका भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन से कट गया। तो हमने ये क्या समझा कि घर्षण गुणांक जो होता है यानी म्यू, घर्षण गुणांक जो होता है बीमाहीन राशि है। ठीक है, बीमाहीन या मात्रकहीन राशि है। ये कैसी है, बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो क्या है ये डिफिनीशन, घर्षण गुणांक की डिफिनीशन है। ठीक है, ये क्या है, कोई पिंड है और इसके नीचे घर्षण बल लग रहा है, और ये घर्षण बल क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ये क्या था, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया यानी R, ये क्या होता है, लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तो हमने क्या कर दिया,
F प्रोपोर्शनल R यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती हो गया। और F बराबर ये जैसे यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे म्यू लग जाएगा। ठीक है, तो F बराबर म्यू R हो जाएगा और जैसे म्यू निकालेंगे तो F बाई R हो जाएगा। म्यू बराबर F बाई R और F का SI मात्रक भी न्यूटन होता है और R का मात्रक भी न्यूटन होता है और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो यानी इसमें ना कोई भी, जब कोई इसकी राशि नहीं है तो इसकी बीमा भी कोई नहीं होगी। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है, तो घर्षण गुणांक कैसे बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। ठीक है, अब आइए समझते हैं थोड़ा सा और इसको हटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर हटाते हैं और थोड़े से दो पॉइंट है उनको समझते हैं। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल हमेशा क्या करता है? ऋणात्मक काम करता है। ठीक है, घर्षण बल हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक काम करता है। घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर पॉइंट दूसरा है घर्षण बल का मान 0 और 1 के बीच होता है। घर्षण बल का मान 1 और 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, तो ये क्या है? घर्षण गुणांक के 2 पॉइंट हैं, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट और याद रखना है और घर्षण गुणांक की परिभाषा भी याद रखना है। और तो कुछ चाहे याद ना रखे, आपको घर्षण बल में ये चीज याद रखना है कि घर्षण बल जो होता है, घर्षण गुणांक जो होता है, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ओके, आइए इसके बाद समझते हैं थोड़ा से। अब समझना का यहाँ पे हमने जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ में इतना ही आता है, वो हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगले चैप्टर में आपको हम बताएंगे, थंबनेल पे लगा देंगे जो भी आपको चैप्टर हम पढ़ाएंगे। वैसे हम लोग पहले समझ रहे हैं कि विमा निकालना और मात्रक निकालना सूत्र सबसे पहले हम एक वीडियो बना दें सबसे पहले, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जितना भी है एसआई मात्रक विमा ये सब पूरा काम है। अगर मात्रक एसआई मात्रक सूत्र आपको नहीं याद होगा तो ये भी यहाँ भी ये चीज करने पे दिक्कत होगा। जैसे हमने बता दिया कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसमें क्या होता दिक्कत होती है। तो एक वीडियो हम अभी बनाएंगे केवल मात्रक और एसआई मात्रक और विमा का कैसे निकालते हैं इनको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।